हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने फिजिक्स का एक नया सीरीज शुरू किया है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, जिसमें अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से आपको पूरा चुंबकत्व कवर करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। और आपका जो पहला लेक्चर है इसमें हम आपका जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, आर्स्टेड का प्रयोग, चुंबकीय क्षेत्र, लॉरेंज बल, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति और संयुक्त वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में गति। तो पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेते हैं आर्स्टेड का प्रयोग। देखो, एक वैज्ञानिक थे आर्स्टेड। उनका कहना था कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने केवल कहा नहीं बल्कि इसका प्रयोग करके दिखाया लोगों को। उन्होंने क्या किया, चालक लिया, चालक में धारा प्रवाहित करी और उसके निकट एक मैग्नेटिक निडल को रखा, चुंबकीय सुई जिसको आप कहते हो। आप देखना यहाँ पे ये कोई चालक हो गया, यहाँ पे हमने एक रिहास्टेट अरेंजमेंट लगाया हुआ है। इसके अनुसार आपका धारा के मान को इसकी सहायता से क्या कम ज्यादा कर सकते हो। ये आपके यहाँ पे की लगी हुई है और आपके यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, या बैटरी लगी हुई है। देखो, सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं, ठीक है। तो आप चाहे सेल लगाओ चाहे बैटरी लगाओ, सेल लगाओगे कम धारा फ्लो करेगी, बैटरी लगाओगे अपेक्षाकृत अधिक धारा फ्लो करेगी। वही अरेंजमेंट आपका यहाँ लगा हुआ, वही अरेंजमेंट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। एक मैग्नेटिक निडल यहाँ पे लिया गया, एक यहाँ पे लिया गया, एक यहाँ पे लिया गया, जिसको आप हिंदी में चुंबकीय सुई कहते हो, ठीक है। अगर कोई पहले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो आप जानते हो चुंबकीय सुई की जो सुई आपका निडल है वो आपका हमेशा नॉर्थ साउथ में ठहरती है, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखना इस डायग्राम में यहाँ पे ये की यहाँ पे क्या ऑफ है। तो अगर की ऑफ है तो भले यहाँ पे प्लस हो यहाँ पे माइनस हो, की ऑफ है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। और जब करंट नहीं फ्लो करेगी इसमें, तो आप जानते हो जो मैग्नेटिक निडल है, चुंबकीय सुई जिसको आप कहते हो, ये मान लो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरी हुई है। मान लो आप यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन और यहाँ पे साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें धारा प्रवाहित करी गई तो करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसकी को हमने ऑन कर दिया, इसका प्लग ऑन कर दिया। तो प्लग ऑन करते ही यहाँ से करंट आपकी निकली, ये आई, ठीक। और इतना रेजिस्टेंस पार करके करंट आपका इधर की ओर ऐसे गई, ठीक। और यहाँ से वापस लौट के करंट वापस आ गई, माइनस पे आ गई, ठीक। करंट फ्लो करते ही इसकी निडल जो आपका नॉर्थ साउथ में थी थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गई। अगर डिफ्लेक्ट हुई इसका मतलब क्या, इसके ऊपर क्या चुंबकीय बल कार्य किया, और चुंबकीय बल अगर कार्य किया इसका मतलब क्या हुआ कि धारा प्रवाहित करते ही यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अच्छा, उसके बाद हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो जो आपका मैग्नेटिक निडल है इसका डिफ्लेक्शन लगातार क्या बढ़ता जाता है। धारा का मान घटाते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन लगातार क्या घटता जाता है। और इस कुंजी के माध्यम से अगर धारा को शून्य कर दें, कुंजी का प्लग बाहर निकाल लें, धारा शून्य हो जाए तो निडल आपका फिर आपका नॉर्थ साउथ में आ जाता है। ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अच्छा, उसके बाद अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। इस डायग्राम में बैटरी का प्लस आपका लेफ्ट साइड में है और इस डायग्राम में बैटरी का प्लस किधर, राइट साइड में है। तो यहाँ पे अगर हम कुंजी को ऑन करते हैं, की को ऑन करते हैं, तो करंट इधर आएगी, करंट इधर आएगी और यहाँ से घूम के करंट आपका यहाँ से आते हुए वापस लौट आई करंट, ठीक। करंट की डायरेक्शन हमने इसमें क्या चेंज करी, और जब डायरेक्शन चेंज किया तो जो आपका मैग्नेटिक निडल है उसके भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज हो गया। इसमें आप देख रहे हो आपका निडल आपका इधर आपका मूव किया था, डिफ्लेक्ट किया था, और यहाँ पे आप देख रहे हो आपका निडल इधर क्यों डिफ्लेक्ट किया। और यहाँ पर भी अगर हम रिहास्टेट के माध्यम से, जिसको हिंदी में आप धारा नियंत्रक भी कहते हो, इसके माध्यम से अगर हम धारा के मान को बढ़ाते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन भी लगातार क्या बढ़ता जाता है, और धारा का मान घटाते हैं तो निडल का डिफ्लेक्शन भी लगातार घटता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्स्टेड का प्रयोग आपने देखा, और आर्स्टेड के प्रयोग से आपका प्रूव हुआ कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी, धारा का मान घटाओगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, ठीक है। धारा की दिशा उलट दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी उलट जाएगी, और धारा को बंद करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। और इसी प्रकार से आर्स्टेड का नियम भी समाप्त होता है। अब हम आते हैं चुंबकीय क्षेत्र पे। कोई भी मैग्नेट है, आप जानते हो उसमें दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी भी मैग्नेट को कहीं भी रखो, या किसी भी आपको मैग्नेट का अगर कोई ग्रुप है, सिस्टम आप कह सकते हो, सिस्टम आप मैग्नेट कह सकते हो, कहीं भी रखो तो उसके चारों ओर वहाँ पे एक आपका मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है, चुंबकीय क्षेत्र आपका तैयार होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एन पोल से निकलती हैं और एस पोल पर जाती हैं। एक जानकारी आपको दें, यस पोल पे समाप्त नहीं होती हैं, वही चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के भीतर जाती हैं और चुंबक के भीतर चल जाके वापस आपका एन पोल पे फिर आ जाती हैं। आप यूं कह सकते हो कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। देखो, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं एन पोल से निकलती हैं, एस पोल पे जाती हैं, लेकिन एस पोल पे समाप्त नहीं होती हैं, बल्कि चुंबक के भीतर होते हुए और वापस आपका एन पोल पे आ जाती हैं। यही आपका चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखा में डिफरेंस है, ठीक है। कहीं भी चुंबक होगा तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा,
चुंबकों का ग्रुप या समूह कहीं रखा होगा, वहां भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी चालक में धारा प्रवाहित करोगे, वहां पर भी उसके चारों ओर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करने के दो नियम हैं। पहला नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। आप सोच रहे हो नियम नंबर 1 क्यों बोल रहे हैं? इसी में आपको नियम नंबर 2 भी मिलेगा, लेकिन नियम नंबर 1 जानते हो क्या? नियम नंबर 1 बताता है कि किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित करोगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, और नियम नंबर 2 बताता है कि अगर कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। उसको आप 2-3 हेडिंग बाद पढ़ोगे, या इसके सीरीज के जो आपका अगला लेक्चर आपको मिलेगा उसमें आप देखोगे। तो फिलहाल आप यहां पे देखना है इसमें कि दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 और दूसरा नियम क्या, मैक्सवेल के पेंच का नियम। इन दोनों नियम को आपको क्रमशः समझाएं। पहला नियम लेते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1। इसमें क्या होता है, अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरा फैलाओ और अंगूठे को धारा की दिशा में लाओ और शेष चारों उंगलियों को उस बिंदु की ओर ले जाओ जिस पर कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमको ज्ञात करनी है। तो ऐसी कंडीशन में हथेली से धक्का देने की दिशा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। आपको दिखाएं, ये कोई चालक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, मान लो हमारी ओर से आपकी ओर फ्लो कर रही है, तो आर्शट के नियम के अनुसार चारों तरफ यहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हमको पता करना है कि सामने कोई पॉइंट है यहां पे, इस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। अपने दाएं हाथ की थैली को हमने पूरा फैलाया और करंट मान लो हमारी ओर से आपकी तरफ जा रही है, ठीक है, तो अंगूठे को हमने इस प्रकार से अपनी ओर से आपकी ओर इस प्रकार सेट किया। अच्छा, और शेष चारों उंगलियों को हमको यहां पता करना है, इस पॉइंट पे पता करना है, तो शेष चारों उंगलियों को हमने क्या किया, उस पॉइंट की ओर कर लिया। अब हम धक्का किधर दे पाएंगे, ऊपर की ओर। तो इसका मतलब अगर करंट इधर की ओर फ्लो करती है तो आप जानते हो यहां पे कोई पॉइंट होगा तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर की ओर। उसी प्रकार अगर ऊपर कोई पॉइंट है तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, करंट इधर हो गई, चारों उंगली ऊपर हो गई, धक्का हम इधर दे पाएंगे, मतलब यहां पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर की ओर। उसी प्रकार अगर यहां पे कोई पॉइंट है, हमको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तो हमने क्या किया, हथेली को पूरा फैलाया, अंगूठे को धारा की दिशा में लाया और से चारों उंगलियों को क्या उस बिंदु की ओर ले गए। धक्का हम किधर दे पाएंगे, नीचे की ओर। इसका मतलब कि यहां पे चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, नीचे की ओर होगा। तो इस प्रकार से दांत की थैली का नियम नंबर 1 लगा के अगर आप चाहो तो किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके द्वारा उत्पन्न किए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हो। एक नियम यहां पे और है, मैक्सवेल के पेंच का नियम। वैज्ञानिक थे मैक्सवेल, उन्होंने स्क्रू लॉ अपना दिया था। पेंच के नियम की सहायता से भी अगर हम चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, हम एक स्क्रू लेंगे पेंच, और पेंच को इस प्रकार घुमाएंगे कि पेंच के नोक के गति की दिशा धारा की दिशा में हो, और ऐसी कंडीशन में हमारे अंगूठे के जो गति की दिशा होगी यही आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। समझाने के लिए, ये कोई चालक है जिसमें धारा इधर की ओर फ्लो कर रही है, मान लो हमारी ओर से आपकी ओर फ्लो कर रही है, चारों तरफ यहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमको पता करना यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां पे क्या होगी, यहां पे क्या होगी। हमने क्या किया, कोई पेंच ले लिया, स्क्रू, ये देखना, मान लो कोई स्क्रू है और इसको यहां पे ऐसे रखा, ठीक है, और रखने के बाद हम स्क्रू को इस प्रकार घुमाएंगे कि जो स्क्रू की जो नोक है, पेंच की नोक, ये किधर की ओर जाए, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसको हमने इस प्रकार से ऐसे मूव कराया, ठीक, और जब ऐसे मूव कराया तो आप इधर देख रहे हो अंगूठा उठ रहा है, यहां पे अंगूठा इधर और यहां पे अंगूठा इधर। इसका मतलब कि इधर जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, ऊपर। उसी प्रकार ऊपर जितने पॉइंट होंगे, देखो अंगूठा ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे सब पर मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर। और उसी प्रकार यहां पे जितने भी पॉइंट होंगे, आप देखो अंगूठा नीचे जा रहा है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, नीचे की ओर। आपको जानकारी दें, चाहे इस नियम को लगाओ चाहे इस नियम को लगाओ, रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर आप सोच रहे होगे कि जब एक यहाँ पे रूल था तो दूसरा रूल क्यों दिया गया, तो कभी कभी हाथ वाथ सेट करने में थोड़ा असुविधा होती है। तो अगर असुविधा होने लगे तो इसको छोड़ के आप इसको लगा दो, इसमें असुविधा हो रही है इसको लगा दो, इसीलिए आपको 2 रूल आपको दिए गए और दोनों से आप एक ही रिजल्ट पाओगे। और इस प्रकार से इन दोनों नियमों की सहायता से किसी भी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को आप ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। अगर आपसे कोई पूछता कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। देखो, प्रयोग करने पर ज्ञात हुआ कि जो लॉरेंज बल है यह हमेशा उस आवेशित कण पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है, आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, मतलब आवेश जितना ज्यादा होगा, ठीक है, लगने वाले लॉरेंज बल का मान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। आवेश का मान कम होगा, लॉरेंज बल का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर लॉरेंज बल अगर आवेश शून्य है तो निश्चित रूप से लॉरेंज बल भी क्या होगा, शून्य होगा।
उसी प्रकार प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ कि जो लॉरेंज बल का मान है यह आवेशित कण के वेग पर निर्भर करता है। वेग ज्यादा होगा लॉरेंज बल का मान ज्यादा होगा, वेग कम होगा लॉरेंज बल का मान कम होगा। अगर पिंड गतिमान नहीं है मतलब वेग शून्य है तो लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लॉरेंज बल केवल गतिमान आवेशित कणों पर ही कार्य करता है, स्थिर आवेशित कण पर कार्य नहीं करेगा। अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर है, रुका हुआ है, गति नहीं कर रहा है, v का मान कितना शून्य है, तो उसके ऊपर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। v का मान ज्यादा होगा तो F का मान ज्यादा होगा, v का मान कम होगा तो F का मान कम होगा। ठीक, और उसके बाद फिर प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि जो लॉरेंज बल का मान है यह प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है और तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी तो लॉरेंज बल का मान ज्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो लॉरेंज बल का मान क्या होगा? कम होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। उसके बाद प्रयोग करने पर यह भी ज्ञात हुआ कि जो लॉरेंज बल है यह साइन थीटा पर निर्भर करता है। फिर आप पूछोगे थीटा क्या है? थीटा आवेशित कण के गति की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण है। आप यूं कह सकते हो अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान हो तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0, और ऐसी कंडीशन में कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो प्रयोगों द्वारा यह भी ज्ञात हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो लॉरेंज बल है यह हमेशा साइन थीटा पर निर्भर करेगा, और जहां पर थीटा क्या है? आवेशित कण के गति की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य बना कोण। ठीक, इन सारी बातों को जो हम कलेक्ट करेंगे तो यहां पे आपका निकल के आया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QVB साइन थीटा। आप जानते हो इस सिंबल को आप हटाते हो, इस सिंबल का यूज करोगे तो यहां पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और प्रयोग करने पर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी मिलती है? 1। आप पूछोगे कैसे प्रयोग करेंगे? आप यहां पे कांस्टेंट को रोको, बाकी ट्रांसफर कर दो। तो आप जानते हो कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू F अपॉन QVB साइन थीटा। ठीक, आप प्रयोग करो, कोई भी आवेशित कण लेके प्रयोग करो, गतिमान कराओ, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कराओ, उस पर उपस्थित आवेश Q का मान रखो, किस वेलोसिटी से गतिमान है V का मान रखो, किस चुंबकीय क्षेत्र में आपका रखा उसकी तीव्रता को रखो, कितने एंगल पे आप मूव करा रहे हो थीटा को रखो, और कितना बल लगा उसको आप निकाल लो, और सारी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो चाहे आप सॉल्व करो चाहे हम सॉल्व करें, कांस्टेंट का मान हमेशा कितना मिलता है? 1। तो जब कांस्टेंट की वैल्यू कितनी 1 हो गई तो फार्मूला आपका निकल गया F दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये लॉरेंज बल का फार्मूला है, लॉरेंज फोर्स दैट इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहीं पे आप देखना, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान होगा तो थीटा का मान कितना? 0 होगा, और जब थीटा का मान 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0 होती है। ऐसी कंडीशन में कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और उसी प्रकार आप देखना, अगर आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र आपका उधर है राइट साइड में, अगर आवेशित कण आपका लेफ्ट साइड में गतिमान हो तो ऐसी कंडीशन में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। और आप जानते हो साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती? 0। तो यहां पे जब आप वैल्यू रखोगे यहां पे तो उस कंडीशन में भी लॉरेंज बल का मान कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब आवेशित कण चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो और चाहे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में गतिमान हो, उस पर कोई लॉरेंज बल कार्य नहीं करेगा। कब कार्य करेगा? जब चुंबकीय क्षेत्र से कुछ कोण बनाते हुए कार्य करेगा। अगर आपसे पूछे लॉरेंज बल का मान अधिकतम कब होगा, तो लॉरेंज बल के अधिकतम मान के लिए साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, और आप जानते हो साइन के टेबल में अधिकतम वैल्यू कितने पे मिलती है? 90 डिग्री पे। मतलब अगर कोई आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अब लंबवत गतिमान होगा तो उस पर लगने वाले लॉरेंज बल का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। बल है, हर प्रकार के बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। इसकी भी यूनिट एसआई पद्धति में क्या होगी? न्यूटन होगी। इस प्रकार से लॉरेंज बल भी आपका फिनिश हुआ। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आपका इसके बाद धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला चुंबकीय बल। एक फार्मूला डेरिवेशन किया जाएगा, F बराबर IBL साइन थीटा, जहां पे I क्या है? चालक में प्रवाहित धारा, B क्या है? प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, L क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक की लंबाई, धारावाही चालक की लंबाई, और थीटा क्या है? धारा की दिशा और क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। ये फार्मूला कहां से आया? उसका डेरिवेशन भी आप देखोगे यहां पे। आप जानते हो कोई भी चालक है, जैसे हमारी स्केल है, मेटल की बनी हुई है, ठीक है, धातु की बनी हुई है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या अधिकता है? सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां पे? इसकी सतह पे हैं। लगभग 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। आपने देखोगा लूडो का पाशा जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, उसकी लंबाई लगभग कितनी? 1 सेंटीमीटर। चौड़ाई लगभग कितनी? 1 सेंटीमीटर। ऊंचाई या मोटाई कितनी? 1 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम कितना? 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर वो लूडो का पासा प्लास्टिक का ना बना हो, किसी मेटल का बना हो, तो उस नन्हे से लूडो के पासे पर लगभग 10 की घात 22 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और इसीलिए आपका धातु में मेटल्स विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। तो ये मान लो स्केल है, मेटल का बना हुआ है, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहां? इसकी सतह पे होंगे। और आप जानते हो इसके पहले एक टॉपिक आपने पढ़ा, लॉरेंज बल। कोई भी अगर चालक है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उसके ऊपर क्या? चुंबकीय बल कार्य करता है। ठीक,
इन दोनों बातों को मिलाते हुए आपका इसका डेरिवेशन किया जाएगा। आप यहां पे डायग्राम में देख रहे हो, एक हमने चालक लिया ब्लू कलर से, जिसकी लंबाई कितनी कैपिटल एल, और जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी कैपिटल ए, और इसको हमने किसी कैपिटल बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखा हुआ है, थोड़ा तिरछा रखा हुआ है, ठीक है। आप ये मान के चलो कि चालक आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे थीटा कोण फॉर्म कर रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना चालक की लंबाई कितनी कैपिटल एल, ठीक, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कैपिटल ए, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि चालक का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम, तो आप जानते हो आयतन बराबर क्या, क्षेत्रफल गुणे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना कैपिटल ए, लंबाई कितना कैपिटल एल, तो आप जानते हो इस पूरे धारावाही चालक का आयतन कितना होगा, कैपिटल ए इंटू कैपिटल एल, ठीक। अगर हम ये मान के चलें कि ये जो चालक है इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो अगर इसकी वॉल्यूम 2 हो तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2n। अगर इसका वॉल्यूम 3 हो तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 3n। उसी प्रकार से आप यहां पे देख रहे हो कि इसका वॉल्यूम कितना al है और एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी स्मॉल n है, तो पूरे चालक पर कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, al इंटू n, या बराबर कितना NaL। आप देखो लास्ट, या यदि एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n हो तो Al आयतन में कुल Al इंटू n दैट इज इक्वल टू AnL इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन मीन्स यहां पे क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो पूरे चालक पे कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है, n इंटू A इंटू L, ठीक है। सीक्वेंस आगे पीछे कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं, इसके पहले आपने देखा था लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल आप जानते हो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो मुक्त इलेक्ट्रॉन भी गतिमान होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होंगे, और चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल को आप क्या कहते हो, लॉरेंज बल कहते हो। उसका फार्मूला इसके पहले अभी तुरंत आपने पढ़ा, F बराबर क्या, QVB sin थीटा। हम उस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम ये जानना चाहेंगे कि प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर कितना चुंबकीय बल कार्य कर रहा है, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन पे चुंबकीय बल निकल आएगा, मतलब लॉरेंज बल निकल आएगा, तो कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, n इंटू A इंटू L। हम उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पर जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर लगने वाले चुंबकीय बल का कुल मान निकल आएगा, और जो चुंबकीय बल का कुल मान निकलेगा वही तो धारावाही चालक पर लगेगा, ठीक। तो आप यहां पे देखो प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल अर्थात लॉरेंज बल F लॉरेंज दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक। क्यों, चार्ज तो हमको इलेक्ट्रॉन पे चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या, स्मॉल ई, V की जगह पे क्या, VD दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग के नाम पे पूरा वीडियो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, आप चाहो तो आप सर्च करके आप देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल आप यहां पे देखना कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गतिमान है उसके औसत वेग को आप यहां पे क्या, अनुगमन वेग कहते हो, या उसका एक दूसरा नाम है अपवाह वेग, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे VD हो गई, और फिर यहां पे B sin थीटा। अब F लॉरेंज दैट इज इक्वल टू EVDB sin थीटा, EVDB sin थीटा, ये आपने देखा। तो ये क्या निकला, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, और पूरे चालक पे आप देख रहे हो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, n इंटू A इंटू L। तो हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सब पे लगने वाला कुल बल हमारा निकल आएगा। तो आप यहां पे देखो धारावाही चालक पर उपलब्ध सभी इलेक्ट्रॉनों पर, सभी हैं, केवल एक की बात नहीं कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉनों पर कुल बल, क्या कुल चुंबकीय बल। तो आप यहां पे देखो FM दैट इज इक्वल टू, कैसे निकले, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल, ठीक, इंटू चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना बल है उसको यहां पे लिखा जाए, और चालक पर कुल जितने इलेक्ट्रॉन है उनको यहां पे और मल्टीप्लाई कर दिया जाए, निकल आएगा। तो आप यहां पे देखो EVDB sin थीटा, ये ऊपर आपका निकला ना लॉरेंज बल, EVDB sin थीटा यहां पे लिख दिया गया। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल मतलब प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल यहां पे लिखा गया, इंटू फिर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, n इंटू A इंटू L। अब NeAVD इसको हमने इकट्ठा कर लिया, क्यों किया, आप जानते हो NeAVD दैट इज इक्वल टू I, विद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध होता है, ठीक। तो NeAVD हमने यहां पे कलेक्ट कर लिया, और उसके बाद फिर क्या बचा, BL sin थीटा, और आप जानते हो NeAVD दैट इज इक्वल टू I। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला निकला FM दैट इज इक्वल टू IBL sin थीटा। ये क्या निकला, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान अगर आपको निकालना हो तो इस फार्मूले के माध्यम से आप निकाल सकते हो। बल है, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको समझाने जा रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल कार्य करेगा उसकी दिशा क्या होगी, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को ज्ञात करने के दो नियम हैं। पहला नियम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम,
दूसरा नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले आपने नियम नंबर 1 पढ़ा है। नियम नंबर 1 क्या बताता है कि चालक में धारा प्रवाहित करोगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। और नियम नंबर 2 क्या बताता है कि धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी। क्रम से हम लेते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहले आप देखो, हम अपने बाएं हाथ को लें, ठीक, और बाएं हाथ के अंगूठे, ये अंगूठा हो गया, और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों, ये उंगली और ये उंगली, ये उंगली क्या तर्जनी कहलाती है, ये उंगली क्या मध्यमा, ठीक है, ये अनामिका, ये कनिष्ठा, ठीक। तो हमको सब नहीं लेना, आपको पहली अंगुली, अंगूठा और निकटवर्ती दोनों अंगुलियों मतलब तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार सुगमता से सेट करना है कि तीनों परस्पर के अभिलंबोत रहें। आप देखो ये एंगल कितना 90 डिग्री, ये एंगल कितना 90 डिग्री, और इसके बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक। सुगमता से इसलिए कहा जा रहा है कि जबरदस्ती आपको नहीं बैठना है, इजी वे में यही तरीका है। तो ऐसी कंडीशन में जो पहली अंगुली है, पहली अंगुली मतलब कौन, ये, इसको मत मानना, ये तो अंगूठा है, ठीक है। तो जो पहली अंगुली है अगर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, और जो दूसरी अंगुली है ये आपका धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो ये अंगूठा उस धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करता है, ठीक। ये चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, ये धारा आई, और ये चुंबकीय बल। उसी प्रकार दूसरे नियम पे आप आ जाओ, दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2, ठीक। इसमें क्या होगा, अपने दाएं हाथ की हथेली को पूरा हम फैलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, और अंगूठे को धारा की दिशा में लाएंगे, और शेष चारों उंगलियों को हम चुंबकीय क्षेत्र की ओर ले जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में धक्का हम किधर दे पाएंगे, ऊपर की ओर, ठीक है। तो धक्का देने की दिशा उस धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इस प्रकार से आप चाहे दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 2 लगाओ और चाहे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाओ, इन दोनों से रिजल्ट आपका बिल्कुल सेम आएगा। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब एक हमारे पास रूल था, दूसरा रूल क्यों दिया गया। इसीलिए दिया गया, मान लो कोई टिपिकल पोजीशन आ जाए, हाथ वाथ आपको ऐठने में आपको असुविधा हो रही हो, इस नियम को छोड़ो, आप इस नियम को लगा दो। इसलिए दोनों हाथ के आपको नियम देंगे, दिए गए सुविधाजनक रूप में जिस नियम को चाहो उस नियम का इस्तेमाल करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब कोई भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही चालक रखा है, उस पर चुंबकीय बल की दिशा क्या होगी, आप चाहो तो इससे लगाओ, आप चाहो तो इससे निकालो, दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। कोई मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, वो उसके अंदर प्रवेश करेगा, किस रास्ते से गुजरेगा, उसका गमन पथ क्या होगा, ट्रेजेक्टरी पाथ क्या होगा। दो केस में इसको हम लेके चलेंगे। पहले केस में हम अवलंबोत प्रवेश कराएंगे और दूसरे केस में क्या, तिरछा प्रवेश कराएंगे, ठीक। आप हेडिंग देखना, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अवलंबोत प्रवेशित आवेशित कण की गति। ये सामने आप देख रहे हो एक मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लैक कलर से क्रॉस सिंबल बना हुआ है। क्रॉस सिंबल का तात्पर्य क्या कि चुंबकीय क्षेत्र किधर है, बोर्ड के तल के अवलंबोत और किधर, भीतर की ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी, कैपिटल बी, यहां पे लिख दिया गया, ये लो, ठीक। और ये कोई आवेशित कण है जिस पर आवेश कितना, क्यू, जिसका द्रव्यमान कितना, एम, और वी वेग से और दूर कहीं से चलता हुआ चला आ रहा था। आप ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड यहां से शुरू है, ये आप यहां पे देखना, इसमें यहां से लेके ये इतना ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। और आप शुरू में ये जो आवेशित कण था, ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या बाहर है, उसका द्रव्यमान कितना, एम, वेग कितना, वी, आवेश उसमें कितना, स्मॉल क्यू, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ चला रहा था। स्ट्रेट लाइन में क्यों आ रहा था, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के बाहर था, और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर था तो उसके ऊपर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर है ही नहीं यहां पे, ठीक। तो इस प्रकार से आप जानते हो, अगर आप गतिमान हो, किसी दिशा में आप गति कर रहे हो, अगर आपके ऊपर कोई बल कार्य ना करे तो आप भी सीधी रेखा में चलते चले जाओगे। उसी प्रकार से यहां पर भी आप देखना, स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ चला आ रहा था। यह आवेशित कण जैसे यहां पहुंचा, कहां, मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल बॉर्डर पे, ठीक। आप जानते हो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते ही इसके ऊपर लॉरेंज बल कार्य करेगा, Fm बराबर या F लॉरेंज दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा, ठीक है। अच्छा, लॉरेंज बल किधर कार्य करेगा, रूल अभी आपने देखा, हमने पढ़ाया आपको। आप यहां पे देख रहे हो धनावेश है, धनावेश इधर चलता है, धारा उसी दिशा में चलती है, तो धारा इधर हो गई, और क्षेत्र कहां, अंदर, बल किधर कार्य किया, ऊपर की ओर। आप देखो Fm ऊपर दिखाया गया, ठीक। अब जो आवेशित कण है, ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया, वो तो उसी दिशा में चलने का प्रयास करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र कहेगा नहीं तुमको ऊपर चलना है। परिणाम क्या होगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, बल्कि इसके बीच से कहीं से गुजरेगा, ये इधर से गुजरा, ऐसे, इस प्रकार से, ठीक। जब यहां पहुंचा इस जगह पे, तो इसके गति की दिशा इधर हो गई। तो आप जानते हो गति की दिशा जिधर होगी, धारा की दिशा वही मानी जाएगी। तो धारा की दिशा इधर और क्षेत्र कहां, अंदर। अब बल किधर कार्य करेगा, इधर। यानी कि आप यूं कह सकते हो ये इधर की ओर बल कार्य किया, ऐसे।
एफ एम। ठीक, तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ये इधर की ओर जा रहा है और चुंबकीय बल किधर आपका इधर की तरफ लग रहा है। ठीक है, परिणाम क्या होगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, बल्कि इसके बीच से कहीं से गुजरेगा। ये इधर की ओर गुजरा ऐसे, ये लो v इधर हो गया, यहां पहुंचा, और जब यहां पहुंचा आप देखना तो गति की दिशा किधर, इधर, और क्षेत्र किधर, अंदर, तो बल किधर लगेगा, इधर की ओर। अब ये इधर की ओर आपका बल लगा, ये लो एफ एम। ठीक, तो गति की दिशा इधर, तो ड्यू टू लॉ ऑफ इनर्शिया ये इधर चलने की कोशिश करेगा, और चुंबकीय बल कहेगा नहीं तुमको इधर चलना है। परिणाम क्या होगा, ना इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा, बल्कि इसके बीच से कहीं से गुजरेगा। ये आपका नेक्स्ट आपका यहाँ पे v इधर हो गया। ठीक, तो जिस प्रकार आपने यहाँ पे देखा यही आपको पूरा रोटेट कराते हुए आपको समझाएं। जब तक ये अवशित कण आपका मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, यहाँ तक तो आपका बॉर्डर लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड का, तब तक ये प्रोसेस लगातार कार्य करता रहेगा। और रिजल्ट आप देख रहे हो, ये अवशित कण क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। आप जानते हो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, सेंट्रिपेटल फोर्स की आवश्यकता होती है। बिना अभिकेंद्र बल के वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आवेशित कण है, अगर इसकी वृत्ताकार पथ की त्रिज्या अगर हम स्मॉल r मान लें इस प्रकार से, ठीक, इसका मास कितना m है, वेलोसिटी कितनी v है, तो आप जानते हो स्मॉल r त्रिज्या की वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए इसको mv² बटे स्मॉल r अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होगी। ये अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा, यही लॉरेंज बल इसको देगा। ठीक, आप देखो पहले लॉरेंज बल कितना कार्य कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्र की दिशा के अवलंबवत प्रवेशित आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल F लॉरेंज दैट इज इक्वल टू QVB sin थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी 1, तो आप यहां पे देख रहे हो F लॉरेंज दैट इज इक्वल टू QVB, क्योंकि sin 90 की वैल्यू तो 1 हो गई ना। अच्छा, और इसको आप जानते हो सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए कितना, mv² बटे स्मॉल r, कौन देगा, लॉरेंज बल देगा। ठीक, तो आप सामने देखना सेंट्रिपेटल फोर्स दैट इज इक्वल टू लॉरेंज फोर्स, अभिकेंद्र बल बराबर लॉरेंज बल, तो अभिकेंद्र बल कितना mv² अपॉन स्मॉल r, और लॉरेंज बल कितना QVB। ठीक, अब जो कैंसिल होने लायक उसको आप कैंसिल कर दो। आप यहां पे देखना mv² आपका यहां पे था, तो v से आपका एक v कैंसिल हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से r बराबर क्या निकलेगा, mv अपॉन QB। ये क्या निकला, r क्या रेडियस है इसके वृत्ताकार पथ की। यहां से निष्कर्ष क्या निकला, कोई भी अवशित कण अगर किसी एक समान तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अवलंबवत प्रवेश करता है तो उसका जो गमन पथ होगा वो क्या, वृत्ताकार होगा। ठीक है, और उस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितनी होगी, r बराबर mv अपॉन QB। आप यहां पे देखना m अगर ज्यादा होगा तो r का मान ज्यादा होगा, v अगर ज्यादा होगा तो r का मान ज्यादा होगा, q अगर ज्यादा होगा तो r का मान क्या होगा, कम होगा, और b अगर ज्यादा होगा तो भी r का मान क्या होगा, कम होगा। आप यूं कह सकते हो अगर कोई दो आवेशित कण है जिन पर आवेश बराबर हो लेकिन उनके द्रव्यमान अलग अलग हो, एक हल्का एक भारी है, और दोनों को एक साथ एक समान वेग से इसी चुंबकीय क्षेत्र में और क्षेत्र की दिशा के अवलंबवत अगर भेजें तो दोनों का गमन पथ क्या होगा, वृत्ताकार होगा। लेकिन जो भारी होगा उसके लिए m का मान क्या अधिक होगा, वो बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमेगा, और जो हल्का होगा वो क्या, उसके लिए m का मान क्या कम होगा, वो छोटी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमेगा। ठीक, r का मान निकल आया। अब इसी की सहायता से हम अगर चाहे तो ये भी निकाल सकते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। एक पूरे चक्कर लगाने में लगे समय को आप क्या कहते हो, आवर्तकाल, टाइम पीरियड। किससे लिखते हो, कैपिटल T से। ठीक, हम सभी लोग जानते हैं चाल बराबर क्या, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी को जानबूझ के कुछ दूरी पे लिखा गया, यहां पे कुछ हमको लिखना है, और जो यहां लिखेंगे वही यहां लिख दें तो आप जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, हम लिखने क्या जा रहे हैं, आप देखना यहां पे हम लिखेंगे इन 1 साइकिल, और यहां पर भी क्या लिखेंगे, इन 1 और साइकिल। ठीक, तो आप जानते हो इन 1 साइकिल टाइम यानी एक चक्कर में लगा समय, तो इसी को आप क्या कहते हो, परिक्रमण काल कहते हो, और किससे लिखते हो, कैपिटल T से लिखते हो। ठीक, और यहां पे इन 1 साइकिल दूरी मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी, और बटे चाल, तो एक चक्कर में कितना दूर चलेगा, अपने सरकमफेरेंस के बराबर, अपने परिध के बराबर। तो परिध कितना है, 2πr, त्रिज्या r है ना, चाल कितना v। ठीक है, तो आप यहां पे देखना 2π अपॉन v हमने अलग करके r हमने अलग कर दिया। ठीक है, और r की वैल्यू अभी तुरंत आपने निकाला mv अपॉन QB। ठीक, यहां पे रखा गया। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको आप कैंसिल कर दो। ठीक, आप यहां पे देखना v से v कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। ठीक, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो t परिक्रमण काल बराबर क्या निकला, 2πm अपॉन QB। आप देखो अतः परिक्रमण काल कैपिटल T दैट इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB।
समय है, समय का मात्रक क्या, सेकंड, तो परिक्रमण काल का मात्रक क्या हो गया, टाइम पीरियड का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। ठीक, आप जानते हो आवृत्ति बराबर 1 आवर्तकाल, या आवर्तकाल बराबर 1 आवृत्ति। तो अगर हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी को एन से भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से भी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी लिखते हैं। ठीक, कोई एक सिंबल लेना, हमने एफ ले लिया मान लो। ठीक, तो एफ बराबर क्या, 1/t, मतलब आवृत्ति बराबर क्या, 1 आवर्तकाल बराबर 1 आवर्तकाल कितना, 2πm/qb, डबल बटे है तो QB ऊपर चला आया, तो QB/2πm। इस प्रकार से आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी निकल आया, और उसकी यूनिट क्या होती है, चक्कर प्रति सेकंड, या इसी को आप क्या कहते हो, हर्ट्ज। ठीक, इस प्रकार से पूरा डेरिवेशन आपने देखा, आर का मान निकाला, परिक्रमण काल निकाला गया और आवृत्ति निकाली गई। ठीक, अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो ले रहे हैं उसमें फिर यही आवेशित कर लेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे। लेकिन यहां पे आप देख रहे हो अवलंबोत प्रवेश किया था, इस बार अवलंबोत नहीं प्रवेश करेगा बल्कि तिरछा प्रवेश करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में तिरछा प्रवेशित आवेशित कण का गमन पथ आप देखने जा रहे हो। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई नीचे की ओर, ये कोई आवेशित कण है, वही जो उसको पहले आपने देखा था, जो आवेशित कण था, स्मॉल m द्रव्यमान था, आवेश कितना q था, v वेग से गतिमान था। लेकिन इसके पहले आपने क्या देखा था, उसने अवलंबोत प्रवेश किया था, परपेंडिकुलर एंट्री मारी थी। यहां पे आप देख रहे हो तिरछा प्रवेश कर रहा है, इस प्रकार प्रवेश कर रहा है कि उसके गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का एंगल कितना है, थीटा। ठीक, अब ऐसी कंडीशन में उसका गमन पथ क्या होगा, ये आप देखने जा रहे हो। उसकी जो वेलोसिटी v है, हम उसको यहां पे क्या, 2 भागों में उसको वियोजित कर सकते हैं। ठीक है, एक आपका कंपोनेंट यहां पे इधर आप देखना ये, और दूसरा कंपोनेंट इधर ये, ऐसे। ठीक, आप जानते हो जिस भुजा से कोण बनता भुजा आधार भुजा कहलाती, हमेशा कॉस में होती है। तो ये v है और एंगल थीटा फॉर्म हो रहा है इससे, तो ये क्या होगा, v cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट v cos और थीटा किधर की ओर, वेक्टर b के डायरेक्शन में। ठीक है, और उसका दूसरा कंपोनेंट इधर की ओर v और sin थीटा। ठीक, आप देखना जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके परपेंडिकुलर, चुंबकीय क्षेत्र के, ये इस आवेशित कण से कहेगा तू वृत्ताकार पथ पर घूम। इसके पहले अवलंबोत जब प्रवेश किए थे वृत्ताकार पथ पर घूमा था ना। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा किसके परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के। ठीक है, ये क्या कहेगा, इस आवेशित कण से तू वृत्ताकार पथ पर घूम। और ये जो आपका कंपोनेंट है ये किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, ये कहेगा नहीं क्षेत्र की दिशा में चल। अब इसको तो दोनों में सामंजस्य बिठालना है, इसका भी कहना मानना है वृत्ताकार पथ पर घूमना है, इसका भी कहना मानना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चलना है। परिणाम क्या होगा, अब ये जानते हो, ये इस प्रकार से गति, आप ध्यान देखना, इसका ये कंपोनेंट किधर की ओर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये कंपोनेंट किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अवलंबोत दिशा में। इसके ठीक पहले अभी आपने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र के अवलंबों जब प्रवेश किया था उसका गमन पथ क्या था, वृत्ताकार था। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये इस आवेशित कण से कहेगा तू वृत्ताकार पथ पर घूम, और ये कहेगा नहीं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चल। ठीक, अब इसको तो दोनों का कहना मानना है, दोनों में सामंजस्य बिठालना है। अब ये आवेशित कण क्या करेगा, वृत्तीय पथ पर भी घूमेगा और इसका भी कहना मान के किधर, क्षेत्र की दिशा में आगे भी चलेगा। परिणाम क्या होगा, उसका जो गमन पथ होगा आप देखना ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से जहां तक क्षेत्र रहेगा वहां तक इस प्रकार से आपका गति करता हुआ, और जहां क्षेत्र खत्म हुआ वहां पे जो भी गति की दिशा होगी उसी दिशा में, और जो भी वेग होगा उसी वेग से आपका स्ट्रेट लाइन में सीधे आगे निकल जाएगा। ठीक, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो इसको जानते हो, इसको हेलिक्स कहते हैं, हिंदी में कुंडलनी, कुंडली नहीं कुंडलनी। आपको पता है कुंडली में क्या होता है कि जैसे कोई भी आपका वायर है, आप उसकी कुंडली बनानी, तो जहां से आपने राउंड किया वहीं पे आए, राउंड किया वहीं पे आए, राउंड किया वहीं पे आए, तो क्या कहलाएगा, कॉइल, कुंडली। ठीक है, और राउंड करके आप आगे बढ़ते चले गए तो क्या कहलाता है, कुंडलनी कहलाता है। ठीक है, हिंदी में कुंडलनी, इंग्लिश में हेलिक्स। ठीक, तो इसका गमन पथ क्या होगा, कुंडलनी के आकार का होगा, हेलिक्स के शेप में आपका गतिमान होगा। अब कुंडलनी की त्रिज्या क्या होगी, और भी कुंडलनी से जुड़ी कुछ जानकारी आपको चाहिए वो हम बताने जा रहे हैं। आप देखना कुंडलनी की त्रिज्या पे आ जाओ। कुंडलनी की त्रिज्या R बराबर कितना, mv/qb। अभी इसके पहले आपने देखा था जब अवलंबोत प्रवेश किया था तो R का फार्मूला क्या निकला था, mv/qb। ठीक, लेकिन यहां पे आप देखो तिरछा प्रवेश कर रहा है, v इधर है, तो आप ये देखो v का कौन सा कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अवलंबोत है। तो यहां पे कौन सा घटक है, v sin थीटा।
तो इसी फार्मूले में हम v के स्थान पे किसका उपयोग करेंगे, v sin थीटा का उपयोग करेंगे। ठीक है, v आपका यहां पे उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो लिया जाएगा। ठीक है, तो v आपका यहां पे एक के स्थान पे v sin थीटा। ठीक, एक बार आपको फिर समझाएं, इसके पहले के डेरिवेशन में जब r बराबर mv अपान क्यूबी निकला था उसमें जो v था वो b के अवलंबोत था। यहां पे v b के अवलंबोत नहीं है, कोई बात नहीं, तो v का जो कंपोनेंट अवलंबोत हो v की जगह पे आप उसको रखो। ठीक, तो आप देखो v के स्थान पे परपेंडिकुलर का हमने सिंबल लगा दिया है कि मतलब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमको लेना है। ठीक है, अवलंबोत घटक हमको लेना है, तो कितना है v sin थीटा, ये हो गया अपान क्यूबी। तो इस प्रकार से r का फार्मूला आपका निकल के आया mv sin थीटा अपान क्यूबी। ये क्या है, कुंडलनी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ हेलिक्स। एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे आप क्या कहते हो, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहते हो, कैपिटल टी से लिखते हो। इसका फार्मूला इसके ठीक पहले भी आपने देखा था, क्या निकला था, 2 पाई एम अपान क्यूबी। आप देख रहे हो यहां पे वेलोसिटी का कोई पद नहीं है, तो जब वेलोसिटी का कोई पद नहीं है तो इसमें कोई चेंजिंग या कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहां पे परिक्रमण काल का फार्मूला वही रहेगा 2 पाई एम अपान क्यूबी। मतलब इस आवेशित कण को यहां से चल के कुंडली के शेप में यहां से चल के और यहां वापस एक राउंड लगा के, भले वहां पे नहीं आया, कुछ नीचे आया, लेकिन एक राउंड पूरा करने में समय कितना लगेगा, t बराबर 2 पाई एम अपान क्यूबी। ठीक, एक टर्म यहां पे और है, उसको भी आप देखना, कुंडलनी का पिच। ठीक, ये क्या होता है, आपको बताएं, कोई भी पेंच है, पेंच को अगर टाइट करना हो चाहे ढीला करना हो तो हम पेंच को क्या करते हैं, घुमाते हैं। ठीक है, तो पेंच को एक चक्कर घुमाने पर उसकी नोक जितना आगे या पीछे जाती है उसे उस पेंच का पिच कहते हैं। ठीक है, उस स्क्रू का पिच कहते हैं। उसी प्रकार आप यहां पे आ जाओ, आवेशित कण कुंडलनी के आकार में गति कर रहा है, हेलिक्स के शेप में गति कर रहा है, तो आवेशित कण अपना एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है, मतलब कौन, कैपिटल टी आवर्तकाल, उतने समय में आवेशित कण द्वारा क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी को या तय किए गए विस्थापन को, ठीक है, उस हेलिक्स का या उस कुंडलनी का पिच कहते हैं। आप देखना, मान लो यहां से ऐसे राउंड करके और फिर आपका यहां से ऐसे घूम के यहां पे आया। ठीक, एक चक्कर पूरा हो गया, तो एक चक्कर में क्षेत्र की दिशा में कितना चला, आप यहां पे देखो, ये लो, यही तो डिस्टेंस आपका चला एक चक्कर, ये। ठीक, इस दूरी को आप क्या कहोगे, पिच, कुंडलनी का पिच। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कुंडलनी का पिच। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, कुंडलनी का पिच। ठीक है, अब रही बात पिच कितना होगा, तो आप जानते हो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगा, कितना, कैपिटल टी, उतने समय में आवेशित कण द्वारा क्षेत्र के अनुदिश तय किए गए विस्थापन को कुंडलनी का क्या कहते हो, पिच कहते हो। ठीक है, हम जानते हैं कि वेग बराबर क्या, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक, तो विस्थापन बराबर क्या होगा, वेग गुणे समय अंतराल। आप यहां पे केवल ब्लू कलर आप देखो, ब्लू कलर से यहां पे क्या, विस्थापन, ब्लू कलर से यहां पे क्या, वेग इनटू, और ब्लू कलर से यहां पे क्या, समय। ठीक, कोई वर्ड अगर हम इधर बढ़ाएं वही हम इधर बढ़ाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो विस्थापन हमको किधर लेना है, पिच निकालने के लिए, क्षेत्र की दिशा में। क्षेत्र मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी की दिशा में। ठीक, तो वेग का कौन सा घटक लेंगे, जो वेक्टर बी की दिशा में है। तो रेड कलर से आप देखना, हमने इधर भी बढ़ाया क्षेत्र वेक्टर बी के अनुदिश, और यहां भी हमने बढ़ाया क्षेत्र वेक्टर बी के अनुदिश। ठीक, इक्वेशन बैलेंस है। अच्छा, फिर आप आगे देखना, एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है, मतलब परिक्रमण काल, आवर्तकाल, कैपिटल टी, उतने समय में आवेशित कण द्वारा क्षेत्र के अनुदिश चली गई दूरी या तय किए गए विस्थापन को आप उसका क्या कहते हो, पिच कहते हो। ठीक है, तो यहां पे देखो इन वन साइकिल ब्लैक कलर से, तो इधर भी तो कहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, आप देखो इन वन साइकिल। ठीक, इक्वेशन बैलेंस है ना। अरे आपको न पसंद हो, ब्लैक से ब्लैक कैंसिल करो, रेड से रेड कैंसिल करो, फिर तो वही ब्लू वाला लिखा हुआ है, विस्थापन बराबर वेग गुणे समय अंतराल। ठीक है, अब आप यहां पे आओ, तो एक चक्कर में क्षेत्र बी के अनुदिश जो विस्थापन होता है, इसी को आप क्या कहते हो, पिच, PITCH, पिच। ठीक है, और किससे लिखते हैं, स्मॉल p से। ठीक, तो आप आगे देखना, स्मॉल p दैट इज इक्वल टू। ठीक, अब क्षेत्र के अनुदिश घटक कितना है, v cos थीटा, तो यहां पे v cos थीटा हो गया, इनटू हो गया, और एक चक्कर में लगा समय आपने देखा t बराबर 2 पाई एम अपान क्यूबी, तो यहां पे 2 पाई एम अपान क्यूबी हो गया। ठीक, इस प्रकार से कुंडलनी का पिच, हेलिक्स का पिच, ठीक है, बराबर कितना, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपान क्यूबी। ये आपका कुंडलनी के पिच का फार्मूला निकल के आया। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों में आवेशित कण की गति। इसमें आप ये देखोगे कि कोई आवेशित कण है, किसी ऐसी एरिया में पहुंचा जहां पे वैद्युत क्षेत्र भी है और उसी जगह पे क्या, चुंबकीय क्षेत्र भी है। ठीक, तो दोनों क्षेत्र उसकी अवभगत करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, वैद्युत बल लगाएगा, और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, चुंबकीय बल लगाएगा।
दोनों का परिणामी कैपिटल एफ। तो आप जानते हो वेक्टर एफ दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, मतलब संयुक्त बल ये बराबर क्या, वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। तो वैद्युत बल का फार्मूला आप जानते हो एफ बराबर क्या, क्यूई, तो एफ बराबर क्यूई हो गया। और चुंबकीय बल का फार्मूला अभी तुरंत आपने पढ़ा, लॉरेंज बल, एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, यहां पे हो गया। ठीक, आप आगे देखना, संयुक्त बल वेक्टर एफ बराबर क्यू। अब यहां पे क्यू आपका वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, स्केलर है, इसमें तो वेक्टर का सिंबल लगेगा नहीं, इसमें वेक्टर का सिंबल लगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सदिश राशि है, इसमें सिंबल लगा। ठीक है, प्लस यहां पे आप आ जाओ, क्यू वी बी साइन थीटा लिखा हुआ था, क्यू को हमने अलग कर दिया और वी बी साइन थीटा को हमने इकट्ठा कर लिया। ठीक, आप जानते हो, आपने पढ़ा है वेक्टरों का गुणा दो प्रकार का होता है, किन्हीं दो वेक्टरों का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अगर कोई स्केलर मिले तो इस प्रकार के गुणन को आप क्या कहते हो, अदिश गुणन कहते हो, डॉट चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हो। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और अगर किन्हीं दो वेक्टरों का गुणा करने पे गुणनफल कोई वेक्टर मिले तो इस प्रकार के गुणन को आप क्या वेक्टर गुणन कहते हो, क्रॉस सिंबल के द्वारा उसको व्यक्त करते हो। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर एन। ठीक, आप आगे देखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा, वी बी साइन थीटा। तो अगर वी बी साइन थीटा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो क्या, वी क्या है, वेग का परिमाण है, बी क्या है, प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण है, और साइन थीटा क्या है, वेग की दिशा मतलब गति की दिशा और प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के मध्य का कोण है। ठीक है, इसी को हम अगर चाहें तो वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी लिख सकते हैं सामने। क्यों, क्योंकि यहां पे साइन थीटा है। अगर यहां पे कॉस थीटा होता तो यहां पे डॉट का सिंबल लगता। इस प्रकार से आपने देखा संयुक्त बल वेक्टर एफ बराबर क्यू, हमने यहां पे क्या कॉमन ले लिया, तो क्यू जब कॉमन ले लिया तो वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ये इस प्रकार से संयुक्त बल का फार्मूला निकल के आए। जैसी आवश्यकता होगी आप यहां पे इस्तेमाल करना, इसका यूज करना। ठीक, इस प्रकार से लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। मुझे नहीं पता कि हमारी मेहनत आपके लिए उपयोगी हुई कि नहीं हुई। अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो तो आप लाइक जरूर करना, कुछ कमी दिखी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट में डिसलाइक का कारण जरूर लिखना, जिससे कि अगला जो लेक्चर आपको मिले, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, उसमें वो कमी फिर दोबारा आपके सामने ना आने पाए। और अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक आप हमारे वीडियो को आप शेयर करो। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे थोड़ा सा वीडियो बनाने वाले को भी प्रोत्साहन मिलता है। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।